ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ डिस्कस किया था, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलता था? ये बोलता था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है, उसके अंदर अगर कुछ भी चार्ज प्रेजेंट है तो सिर्फ उसके चलते ही हमारा फ्लक्स बनता है, ठीक है। वेयर फ्लक्स इज गिवन बाय चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। कोई भी चार्ज बाहर होगा उसका फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस अंदर भी जाएंगी और फिर वही फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी, तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल होने के कारण वो कैंसिल हो जाएगा, तो आउटसाइड चार्जेस के कारण कुछ भी फ्लक्स नहीं होता, ये हमने सीखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि लेकिन अगर मैं इस गॉस लॉ को फील्ड निकालने के लिए यूज करना चाहता हूं तो जो मुझे गॉसियन सरफेस लेना होगा वो सिमेट्रिकल लेना होगा, तभी मैं ये काम कर पाऊंगा, है ना। कि अगर मैं बोलता हूं कि एप्लीकेशन इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मेरी फील्ड कांस्टेंट होगी, दैट इज ई कांस्टेंट है, एंड आल्सो थीटा, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट होगी, ओनली इन दैट केस हमारा जो फ्लक्स है वो ई ए कॉस थीटा बनेगा, और ई हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। और हमने दो एग्जांपल्स भी देखे। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे पॉइंट चार्ज के चलते अगर मुझे फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस आर, तो सबसे पहला काम क्या है गॉस लॉ लगाने के लिए? क्लोज्ड सरफेस चाहिए। क्लोज सरफेस हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया। स्फेरिकल क्यों बनाया? बिकॉज जो सरफेस मुझे चाहिए वो सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। व्हेन आई से दैट देयर इज अ सिमेट्रिकल सरफेस, उसका मतलब है कि हमारा वो इक्विडिस्टेंट भी होगा और हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मुझे एक स्फीयर बनाना पड़ेगा ताकि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इंटायर सरफेस, ठीक है। तो अब यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, इवन द एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड्स, तो मतलब जो थीटा है वो हर पॉइंट पे कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो हमने यूज कर लिया ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। ई क्या है? फील्ड यहां पे जो निकालनी है। एरिया क्या है? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड द एरिया। क्यू एनक्लोज, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है दैट इज इंटायर चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आई कैन से के क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमने पहले देखी हुई है। क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दिया कि मेरे पास मान लो एक लाइन चार्ज है। अब एक लाइन चार्ज, अगर इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, तो इसके चलते अगर मुझे फील्ड निकालनी है, इस बार फिर से मुझे एक क्लोज सरफेस चाहिए, लेकिन इस बार मैं क्लोज सरफेस एक स्फीयर नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैंने स्फीयर ले लिया तो ऑब्वियसली ये लाइन उस स्फीयर से इक्विडिस्टेंट तो नहीं हो सकती। तो इस बार मेरा गॉसियन सरफेस की शेप क्या थी? सिलेंडर था, ताकि इंटायर सिलेंडर इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस वायर। सही है? इस सिलेंडर की मैंने लेंथ मान ली, एल लेंथ का सिलेंडर ले लिया, आर इसका रेडियस हो जाएगा, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा, अब देखते हैं फ्लक्स जो होगा दैट वुड बी ई ए कॉस थीटा। एरिया कौन सा लेना पड़ेगा? कर्व्ड वाला। क्यों कर्व लेना पड़ेगा? बिकॉज इन दो, ये जो हमारे पास सर्कुलर सर्फेसेस हैं, इनके चलते कुछ भी फ्लक्स नहीं हो सकता। क्यों? इसका एरिया वेक्टर और जो हमारी फील्ड एरिया और जो फील्ड वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसके चलते कुछ भी फ्लक्स नहीं बनेगा, ना इसका फ्लक्स बनेगा ना इसका फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स विल ओनली बी ड्यू टू कर्व सरफेस। सही है? तो आई सेड E इंटू एरिया ऑफ द कर्व सरफेस दैट इज 2 पाई आर एल सिलेंडर के लिए, cos थीटा cos 0 लगेगा बिकॉज थीटा एंड एरिया आर इन द सेम डायरेक्शन, इनटू Q एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इसके अंदर कितना एंक्लोज्ड है? ऑब्वियसली लैम्डा इंटू एल इसके अंदर एंक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सही है? और आई कैन से 2k लैम्डा बाय आर, अगेन ये हमने पहले देखा हुआ है, तो आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक हमने किया था। अच्छा, क्या हम इसी केस में, क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग अपना फाइनाइट के लिए सॉल्व कर सकते हैं? इफ आई से कि मेरे पास एल लेंथ की वायर है, क्या मैं यहां पे फील्ड निकाल सकता हूं यूजिंग गॉस लॉ? नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ सिमेट्रिक केसेस हैंडल कर पाते हैं। सिमेट्रिक केस हमारा तभी बनेगा अगर ये इन्फिनाइट है। क्यों नहीं सिमेट्रिक बन पाएगा? बिकॉज अगर मैंने यहां पे सिलेंडर बनाने की कोशिश करी तो क्या फील्ड यहां 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 हर जगह सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये वायर हमारी फाइनाइट है, इन्फिनाइट नहीं है। अगर इन्फिनाइट होती तो हर पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है? सेम होती है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि इन्फिनाइट का मतलब ही है कि मिड पॉइंट डिफाइन ही नहीं कर सकते। तुम इधर भी इन्फिनाइट है इधर भी इन्फिनाइट है, मैं कोई मर्जी पॉइंट ले लूं हर जगह फील्ड सेम है। बट अगर मैंने एक फाइनाइट लेंथ की ले ली तो आई विल बी ट्रीटिंग एवरी पॉइंट डिफरेंटली, और हर पॉइंट पे डिफरेंट फील्ड होने वाली है, जिसके चलते हम लोग फाइनाइट को सॉल्व नहीं कर सकते यहां पे। तो ये एक लिमिटेशन बन गई कि सिर्फ सिमेट्रिक केसेस में ही तुम्हारा गॉस लॉ काम करता है। ठीक है, एक काम करो, इसके लिए ना एक लाइन भी बना के लिख लो, कंटिन्यूशन वहां पे लिखो
वी कांट फाइंड फील्ड, वी कांट फाइंड फील्ड, वी कांट फाइंड फील्ड, ठीक है। हमने यहीं पे खत्म किया था ना लेक्चर। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ये वाले बैच में मैंने यहीं पे लेक्चर खत्म किया था ना, ठीक है। उस दिन मैंने इस बैच में क्लास नहीं ली थी, ठीक है। तो ये वाला बैच यहीं से कंटिन्यू होगा, आई थिंक सो, यहीं, हाँ यहीं पे ये लास्ट चीज पढ़ी हुई है हमने। तुम लोगों ने मॉर्निंग में क्लास लगा ली थी, जिसके चलते तुम्हें आगे का भी कर चुके हो, ठीक है। तो ये पे अभी कितने लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी क्लास आगे वाली? तो बहुत लोग लगा चुके हो, कोई बात नहीं है, दोबारा सुनो बैठ के। ठीक है, तो यहीं पे जल्दी से लाइन लिख लो। वी कांट फाइंड फील्ड, वी कांट फाइंड फील्ड फॉर फाइनाइट लेंथ by using Gauss law as the field will be, as the field will be different on different points of Gaussian surface, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि अगर मेरे पास ये जो गॉसियन सरफेस है, मैं यहां पे बना भी लूं इस सरफेस को, अगर मैं इसको बोल भी दूं कि ये मेरा सरफेस गॉसियन सरफेस है, तो हर पॉइंट पे फील्ड अलग होगी, जिसके चलते हम लोग ई को बाहर नहीं निकाल पाएंगे इंटीग्रेशन से, तो ई ए कॉस थीटा नहीं लग पाएगा, गॉस लॉ से फील्ड नहीं निकल पाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो भाई, तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, जो तुम लोग ऑलरेडी लगा चुके हो कुछ लोग, वही लेक्चर ही रिपीट होगा, लेकिन एक आखिरी का जो क्वेश्चन मैंने उस दिन होमवर्क दिया था वो भी एडिशनली करवा दूंगा मैं यहाँ पे। तो अब तुम्हारी मर्जी है, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं ऐसी जबरदस्ती थोड़ी बिठाऊंगा, जा सकते हो जाना है तो। बस वो लास्ट का क्वेश्चन कराऊंगा, वो चाहे तुम आज के रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना, देखना है तो जाना है तो जा सकते हो। आधा घंटा अगर तुमको लग रहा है कि क्यों बैठे हैं, तो यू कैन गो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर बैठना बैठे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो, ओके। नाउ अबे कुछ नहीं, मैं कौन सा जज कर रहा हूं, उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेडिंग बनाओ जल्दी से। स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज, ठीक है। तो देखो, हमने फील्ड निकालनी थी, है ना, मैंने बताया था, मैंने देखो पॉइंट चार्ज की, लाइन चार्ज की, कुछ सरफेसेस की भी निकलवा दी थी, डिस्क की हमने निकाल ली थी, ये सब हम पहले ही निकाल चुके थे इंटीग्रेशन करके। पर मैंने बोला था कि देयर विल बी मेनी अदर फील्ड्स जो हम निकालेंगे गॉस लॉ को यूज करके, जैसे वॉल्यूम तो सारा ही, अब लेकिन सरफेस के भी एक दो केसेस हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस चार्ज, इसका मतलब कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है जी, इफ आई हैव अ स्फीयर, मुझे बोला जा रहा है कि इस स्फीयर, ये जो स्फीयर है ये होलो स्फीयर है, ठीक है जी। तो दिस इज अ होलो स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर सिमेट्रिकली चार्ज है। तो स्फेरिकल सिमेट्रिक, व्हेन आई से सिमेट्रिक, इसका मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं ज्यादा चार्ज है, कहीं कहीं कम चार्ज है, हर जगह पे चार्ज डेंसिटी इक्वल है। और चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, सिग्मा यूज कर लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर टोटल चार्ज Q है, where Q will be equal to sigma into 4 pi r square, ठीक है। तो यहां पे इसके पास टोटल Q चार्ज, तो मुझे बोला जा रहा है कि इस Q चार्ज के, इस स्फीयर के कारण मुझे फील्ड निकालनी है। अब यहां पे दो केसेस बनेंगे, फील्ड इनसाइड का एंड फील्ड आउटसाइड का। तो दो केसेस बना लेते हैं कि मुझे फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस r। अच्छा, ये कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इसका रेडियस है, ये स्मॉल r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हमको फील्ड निकालनी है। अगर मुझे बोला जा रहा है कि तुम्हें फील्ड निकालनी है सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर, वेयर r इज लेस देन r, मतलब पॉइंट बेसिकली इनसाइड द स्फीयर है। तो सबसे पहला काम क्या है, गॉस लॉ लगाना है। तो क्या चाहिए मुझे, क्लोज सरफेस चाहिए, और क्लोज सरफेस एक ऐसा सरफेस चाहिए जो कि सिमेट्रिक हो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटायर एरिया। तो वो सरफेस मेरा एक स्फीयर बन जाएगा,
नाउ दिस इंटायर sphere is every point on this sphere is symmetrically arranged as per this. ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? नाउ तो गॉस लॉ क्या बोलेगा? गॉस लॉ बोलेगा E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ऑब्वियसली फील्ड हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहां पे कॉस जीरो लग जाएगा। कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, दैट इज क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फीयर के अंदर क्यू कितना है, चार्ज कितना है? जीरो चार्ज है। देयर इज जीरो चार्ज इनसाइड, तो हमारी फील्ड भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हॉलो स्फीयर के अंदर जो फील्ड होती है वो हमेशा कितनी होती है? जीरो फील्ड होती है। एग्जैक्ट सेम चीज ग्रेविटेशन में भी करी थी कि एक हॉलो स्फीयर के अंदर, अगर एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है, इनसाइड फील्ड कितनी है? जीरो होती थी, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती थी। और लॉजिकली, हाँ जी, बाद में बात करेंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है। थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऑल द ग्रेविटेशन में सेम चीज हमने तब भी समझी थी। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे फील्ड जीरो है, तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है कि यहां पे फील्ड जीरो है? तो इसका थोड़ा सा लॉजिकली तुम इसको ऐसा सोच सकते हो कि यहां पे ना, जो यहां से लेके यहां तक के जो चार्जेस है, ये वाले जो चार्जेस है सारे के सारे, ये बेसिकली इसको पुश करेंगे, राइट? इसको पुश करेंगे, फील्ड हमारी अवे जाएगी, जिसके चलते नेट फील्ड किधर बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी। सही है? जो ये कम है नंबर में, लेकिन यहां पे और हमारे पास कुछ चार्जेस हैं। ये वाले चार्जेस देखना जरा, ये वाले जो चार्जेस हैं विच आर मोर इन नंबर, ये वाले चार्जेस क्या करेंगे? इसको पुश करेंगे इधर। फील्ड 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 अवे जाती जाएगी और इनकी फील्ड किधर बनेगी? इधर बनेगी। ठीक है? तुम बोलोगे कि सर ये वाले लोग ना ज्यादा है नंबर में जो इसको इधर पुश कर रहे हैं, तो ये वाली फील्ड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। क्यों? ये लोग नंबर में भले ही कम है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है ना यहां से, वो कम होने के कारण इनकी फोर्स उतनी ही बन जाती है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको कि ये लोग जो हैं ये नंबर में ज्यादा हैं लेकिन दूर हैं इस चार्ज से, पॉइंट से, और ये लोग नंबर में कम है लेकिन पास पड़े हुए हैं। तो इफेक्टिवली वो कंपनसेट होके जो ये फील्ड बनती है ना, अगर ये फील्ड ई बनती है तो ये फील्ड भी ई बनती है, तो नेट फील्ड यहां कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है एट एनी पॉइंट। तुम बोलो देखो, अगर मैं और पास चले जाऊं, मान लो मैं यहां चले जाऊं, तो मेरे पास चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस और कम हो जाएंगे, लेकिन पास होने के कारण इनका फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई है सबको? इफेक्टिव हमारी जो फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर इज जीरो, लेकिन कौन से केस में? स्फेरिकल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सारा चार्ज इधर एक्यूमुलेटेड है, तुम बोल दो कि इनसाइड हमारी फील्ड जीरो है, फिर जीरो नहीं होगी। समझ में आ गई वाली बात है? सिमेट्रिकल केस में हम बात कर रहे हैं। आई होप आर लेस देन आर इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब जल्दी से आर ग्रेटर देन आर की बात कर लेते हैं। अब मैं अगर बोलता हूं कि आर मेरा ग्रेटर देन आर है, विच मीन्स कि अब हम लोग बाहर जाएंगे स्फीयर के। ये मेरा स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर ऑब्वियसली, ठीक है जी, क्यू इसके ऊपर टोटल चार्ज है। अब मैं यहां से जा रहा हूं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये मेरा पॉइंट है, मुझे यहां पे फील्ड चाहिए। पहला काम क्या होगा हमारा? फिर से क्या पूरा करना है? गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस मान लो ये हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है? गॉसियन सरफेस फॉर्मूला E इंटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू चार्ज एंक्लोज्ड। अब सारा के सारा चार्ज जो क्यू चार्ज है इसके वो अंदर ही चला गया उस सरफेस के, तो टोटल सीधे सीधे मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फील्ड कितनी आ चुकी है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से ये सीखने को मिल गया कि जो फील्ड एक स्फीयर के कारण होती है, एक बार स्फीयर के तुम बाहर चले जाओ, इट जस्ट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। सेम चीज ग्रेविटेशन में करी थी कि जब हम लोग एक मास के बाहर चले जाते हैं तो इट जस्ट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पॉइंट मास, है ना? तो यहां पे भी सेम है कि अगर तुमको इसके चलते बाहर फील्ड चाहिए ना, तुम स्फीयर छोड़ो, ये स्फीयर है ही नहीं है, तुम ऐसा मान लो कि ये स्फीयर एक पॉइंट है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, क्यू पॉइंट एक सेंटर पे रखा हुआ है, तुम ऐसा मान लो, उसके चलते के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
क्लियर है? इनसाइड हमारी फील्ड जो है वो 0 है, आउटसाइड जो हमारी फील्ड है वो हमारी, ठीक है? अच्छा, और अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ देख लेते हैं फील्ड वर्सेस आर का। फील्ड पहले तो क्या है, 0। ध्यान से देखना यहां पे, फील्ड जब तक कि मैं कैपिटल आर तक नहीं पहुंच जाता तो मेरी फील्ड क्या है, 0। ये मेरा ग्राफ रहेगा पहले, सही है? फिर एकदम से मेरा 0 से अब मेरा एकदम से जंप होके क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। आर पे पहुंचते ही ये हो गया हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर हमारा आर स्क्वायर के साथ वो घटने लग जाएगा जैसे जैसे आर बढ़ेगा। तो इसको टच नहीं करवाना, ठीक है जी? तो ये इसके पैरेलल रन करते हैं, मतलब असिम्पटोट बन जाएगी बेसिकली यहां पे। इसको टच मत करना करवाना नीचे एक्सेस से। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ई वर्सेस आर का। क्या क्लियर है? याद करो हम ग्रेविटेशन में भी सिमिलर बनाते थे, बस वहां पे एक छोटा सा फर्क होता था। लेकिन वहां पे ना ये वाले ग्राफ को मैं बिलो द एक्सिस दिखाया, याद है? क्यों बिलो दिखाते थे? बिकॉज वहां पे क्या था ना कि अगर मैं बोलता था कि मेरे पास ये एक स्फीयर है एम मास का, इसके चलते मुझे यहां पे फील्ड निकालनी है, तो यहां पे फील्ड क्या होती थी, टूवर्ड्स होती थी। मतलब हमारा आर वेक्टर इधर होता था लेकिन हमारी फील्ड ऑपोजिट टू आर वेक्टर होती थी, जिसके चलते हम लोग फील्ड को नेगेटिव लेके चलते थे। लेकिन यहां पे क्या है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड बाहर जाएगी, आर वेक्टर भी इधर है, फील्ड भी इधर है, जिसके चलते फील्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ग्रेविटेशन में नीचे बनते थे ग्राफ्स, यहां पे ऊपर ही रखने ग्राफ, बस इतना सा फर्क है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो यहां तक। नोट हो गया? आगे बढ़े, चलो इक्वेशन देखते हैं। मेरे पास यहां पे एक होलोस्फीयर है, ठीक है? सो आई हैव अ होलो हेमिस्फीयर। तो प्लीज, ये सॉलिड नहीं है, हॉलो है, और ये ढक्कन यहां से खुला है, ठीक है जी? तो इस ढक्कन के थ्रू बेसिकली यहां से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द इंटायर एरिया, है ना? ठीक है, और रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज आर। अगर मैं तुमको पूछूं कि ये जो सर्कुलर एरिया है इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इट्स वेरी सिंपल, ई इंटू एरिया बोल सकते हो, सिंपल, दैट्स एज सिंपल एज दैट, ई इंटू एरिया, ठीक है? लेकिन मुझे इस सर्कुलर के थ्रू नहीं निकालना, मुझे इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू निकालना, बिकॉज इवेंचुअली इसमें से जो जाके वो कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी पास कर रही है। आई वांट टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन लिखो जल्दी से।
फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? जो लोग लगा चुके हैं प्लीज वो मत बोलना। क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? तो E इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो देखो इसके थ्रू तो क्लियर था, सर्कुलर के थ्रू तो E इंटू पाई आर स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, प्लीज उसको E इंटू टू पाई आर स्क्वायर मत कर देना। यहाँ पे आंसर अभी भी कितना रहेगा? E इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने कैसे स्टडी किया था? फ्लक्स का मतलब क्या था? फ्लक्स इज सिंपली द अमाउंट ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस। अब जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू पास कर रही है, एक्चुअली में उतनी फील्ड लाइंस ही तो इस कर्व के थ्रू पास कर रही है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी बना दूं, मैं ऐसा भी अगर बना दूं ना डायग्राम, कुछ इस तरह से भी बना दूं, अगर अब भी मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, आंसर इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम, क्योंकि जो फील्ड लाइंस यहां से निकली अल्टीमेटली वही तो इस कर्व सरफेस है, वही तो इस एरिया के थ्रू बाहर जा रही है, तो इसके लिए भी हमारा फ्लक्स सेम होगा। लीव अलोन दिस थिंग। समझ आ गई ये चीज जो है? तो फ्लक्स इज सेम, उसके लिए भी सेम रहेगा, तो कर्व्ड सरफेस के लिए भी फ्लक्स इज सेम। तो इसको ना मेथड वन, इसके अलग अलग मेथड देखेंगे। एज पर द मेथड वन आई कैन सिंपली से कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास हो रहा है उतनी फील्ड लाइंस ही यहां से पास होंगी, तो माय आंसर विल बी फाई थ्रू कर्व्ड एरिया विल आल्सो बी इक्वल टू ई इनटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या इसके लिए एक और बेटर अप्रोच, तुम ना एक काम कर लिया करो, जिस एरिया जिस सरफेस के थ्रू निकालना है ना उसकी प्रोजेक्शन ले लिया करो। प्रोजेक्शन किसके ऊपर? एक वॉल के ऊपर एक प्रोजेक्शन ले लो। देखो इसकी प्रोजेक्शन, अगर मैं यहां से लाइट फेंकूं, ठीक है, फील्ड के लॉन्ग से अगर मैं यहां पे लाइट फेंकता हूं, तो वो लाइट जो है बेसिकली इसके ऊपर एक शैडो बनाएगी वॉल के ऊपर। मान लो वॉल है, तो इस वॉल के ऊपर क्या है? एक शैडो बनेगी, और शैडो कैसी बनेगी? सर्कुलर शैडो बनेगी। चाहे एक स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, उसकी शैडो एक सर्कल बनेगा। तो सिंपल ऐसा देख लो कि वो फील्ड लाइंस इस सर्कल से ही तो पास करेंगी, समझ लो? तो इन सिंपल वर्ड्स ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये जो मेथड है? ठीक है, लिख सकते हो द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्कल इज द सेम फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द हेमिस्फीयर एज वेल। ठीक है, द फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू दिस सर्कल, the same field lines will also pass through the hemisphere eventually। तो जितनी फील्ड लाइन इसके थ्रू जा रही है उतनी इसके थ्रू भी जा रही है। ये हमारा मेथड वन हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका एक मेथड टू देखते हैं जल्दी से। मेथड टू हम लोग गॉस लॉ को यूज करके देखते हैं। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलेगा? गॉस लॉ बोलता है कि अगर तुमको किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तुम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हो। तो मैंने बोला जी मुझे तो इस कर्व सरफेस से चाहिए, तो गॉस लॉ बोलेगा कि आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वो क्लोज्ड नहीं है। चारों तरफ से, हर तरफ से अगर क्लोज्ड होगा, ओनली इन दैट केस वी कैन फाइंड द फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। हम लोग अपनी तरफ से इसके ऊपर मान लो एक सर्कुलर प्लेट रख के इस सरफेस को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर बन गया। अब फ्लक्स निकाल सकते हैं। नाउ आई कैन से कि फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, क्लोज में क्या क्या चीज आ गई? एक तो कर्व्ड एरिया आ गया, और फ्लक्स में और क्या आ गया? एक हमारे पास नीचे एक डिस्क आ गई। समझ रहे हो कि अगर मैं बोलता हूं कि अब जब मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो मेरे पास एक तो ऊपर से एक हेमिस्फीयर एक सरफेस आ गया, एक यहां पे मेरे पास एक डिस्क आ गई। अब दोनों का जब मैं मिला के निकालूंगा तो फ्लक्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है। तो सिंपली आई कैन से क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज्ड कितना है? जीरो। सही है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है यहां पे। समझ में आ गई जो चीज है? अच्छा, पाई कर्व्ड
प्लस फाई डिस्क। अब डिस्क के लिए फ्लक्स देखो, डिस्क का फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू एरिया। एरिया कितना है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। और ध्यान से यहाँ पे कॉस थीटा देख लो क्या लगाना है। डिस्क का एरिया वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड, फील्ड किधर है, अपवर्ड। तो एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये माइनस हो गया, उधर जाके प्लस बना दो। तो फाई कर्व्ड हैज कम आउट टू इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तुम इसको गॉस लॉ से भी सोच सकते हो। क्या ये मेथड क्लियर है? ठीक है, तो चाहे इसको गॉस लॉ से सोच लो, गॉस लॉ से पहले इसको क्लोज कर दिया, दोनों का मिला के फ्लक्स 0 होना चाहिए, मतलब जितना इसका फ्लक्स है उतना ही उसका फ्लक्स होना चाहिए। डन है। अब ये चीज सोच लेते हैं सबसे पहले कि यार उसमें प्रॉब्लम क्या थी। अगर मैं यहाँ पे बोलता था सर कि ठीक है आपने निकलवा दिए दोनों मेथड से, ई इंटू पाई आर स्क्वायर सही है, आंसर भी सही है, ठीक ही होगा। बट द पॉइंट इज कि सर उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हम सीधे सीधे ई इंटू एरिया लगाते, वी वर सेइंग कि हाँ जी सर ई इंटू हेमिस्फेयर का कर्व कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सर फिर ये क्यों नहीं लगा के, ये क्यों नहीं आंसर है, ये क्यों नहीं है आंसर, बिकॉज प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। यहाँ पे जो थीटा है ना, ये थीटा यूनिफॉर्म नहीं है। देखो जब मैं डिस्क की बात करता हूं, सबका एरिया वेक्टर किधर है, एक ही डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं एक इसकी बात करूंगा, इसके एरिया वेक्टर, इसका एरिया इधर है, इसका एरिया इधर है, इसका एरिया इधर है, इसका एरिया इधर है, तो जिसके चलते क्या मैं डायरेक्टली ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर सकता हूं? यहां पे नहीं कर सकता, वो तो गलत हो जाएगा। बिकॉज ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि मैंने हर केस में थीटा को कितना मान लिया, 0 डिग्री मान लिया, विच इज रॉन्ग। तो अगर मैं इसको ई इंटू एरिया ई ए कॉस थीटा से सॉल्व करना चाहता हूं, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। वी कैन डू दैट, लेट्स सॉल्व, एक बार इंटीग्रेशन करके देखते हैं इस चीज की। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी बट लेट्स नॉट वरी, करके देख लेते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इंटीग्रेट करके पूरा पूरा रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेट करके रिजल्ट ऐसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हमारी सारे इस हेमिस्फेयर को, एक डोम एक तरीके से, इस डोम को हम लोग बहुत सारी रिंग्स में बांट देते हैं। समझ आ रहा है कि मेरे पास एक डोम है, सबसे पहले एक बड़ी सी एक रिंग रख दी मैंने, आर रेडियस की रिंग रख दी, उसके ऊपर एक छोटी रिंग, उससे थोड़ी छोटी रख दी, उससे ऊपर और छोटी रिंग और छोटी रिंग, ऐसे करते करते इन्फिनाइट छोटी 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 रिंग्स करते 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 मेरे पास पूरा हेमिस्फेयर पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने एक पहले एक बड़ी सी एक रिंग रखी हुई, यहाँ पे ये एक रिंग है, फिर अगली इससे छोटी रिंग है, फिर उससे छोटी रिंग है, फिर उससे छोटी रिंग है, करते 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 मेरा पूरा हेमिस्फेयर इस तरीके से पूरा हो गया। मैं रिंग्स के ऊपर रिंग्स रखते जा रहा हूं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? कि मान लो एक रस्सी है, एक रस्सी मैंने पहले बांध दी, उसके ऊपर एक छोटे रेडियस की रस्सी यहां फिट कर दी, और छोटे की रस्सी, इस तरह से बेसिकली मैं फिट करते जा रहा हूं ताकि मेरा पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कंप्लीट हो जाए। नाउ एक डायग्राम दोबारा बना देते हैं। ठीक है जी, अब यहां पे ध्यान से देखना क्या करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे इसको इन्फिनाइट रिंग्स में डिवाइड करना है। तो जब भी हम लोग सर्कुलर चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो तरीका फॉलो करते हैं कि एट एंगल थीटा के ऊपर एक डी थीटा सबटेंड करने वाला एक छोटा सा पार्ट लेंगे, मतलब उसकी एक रिंग ले लेंगे, डी थीटा सबटेंड करने वाली एक रिंग ले लेंगे। सही है। अब ये जो रिंग है, ध्यान से देखना, ये जो रिंग हमने यहां पे कंसीडर करी है, इसकी थिकनेस कितनी होगी इस रिंग की, इसकी थिकनेस होगी आर इंटू डी थीटा। अगर इसका रेडियस आर है तो ये आर इंटू डी थीटा इसकी थिकनेस हो जाएगी। सिंपल है। अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा रिंग का, क्लियरली अगर ये हमारा रेडियस आर है तो ये कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, ये भी समझ में आ गया। अब मुझे निकालना क्या, आई वॉन्ट टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, थ्रू दिस रिंग कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे हेमिस्फेयर का आ जाएगा मेरे पास। अब इस रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सिंपली, आई वुड सिंपली से ई दैट इज फील्ड। फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। एरिया की डायरेक्शन किधर है, दिस इज द एरिया डायरेक्शन। रिंग ऐसे रखी हुई है, समझ रहे हो, रिंग ऐसे रखी हुई है एक,
तो उसका एरिया किधर है, परपेंडिकुलरली बाहर की डायरेक्शन में, तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। आई वुड सिंपली हैव टू अप्लाई ई ए, एरिया मतलब इस छोटे सा एरिया, इसका इस रिंग का जो एरिया है, ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ये एरिया मतलब डीए लिख लो चाहे तुम इसको, कि वो छोटे से रिंग का एरिया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे। और थीटा कहां से वेरी कर रहा है, मेरा यहां से रिंग में पहली रिंग मेरी छोटी सी रिंग यहां पे होगी, फिर उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, मतलब 0 थीटा से स्टार्ट करके थीटा मेरा 90 डिग्री तक चला जाएगा, तो सारी रिंग्स पूरी हो जाएंगी 0 से लेके 90, 90 मतलब पाई बाय 2 तक। So this is going to give me the total flux through the curved area. बस अब एक टास्क रह गया कि ये छोटा सा जो एरिया है रिंग का, दैट इज डी ए, ये कैसे निकाला जाए। ध्यान से देखना, रिंग का एरिया कैसे निकालते हो। एक मेरे पास एक रिंग है यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे एक रिंग है जिसकी जो थिकनेस है वो मेरी कितनी है, आर इंटू डी थीटा। मुझे ये एरिया चाहिए, और ये डायमेंशन कितनी है मेरे पास, आर इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले अब इसको मैं रिंग को अगर खोल दूंगा, तो रिंग को खोल देने से कितने लेंथ की स्ट्रिप बन जाएगी मेरे पास, मेरे पास बन जाएगी 2 पाई इंटू आर साइन थीटा। जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतनी लेंथ बन जाएगी अगर इसको खोल दूंगा तो मैं, है ना, मैंने इसको काट के खोल दिया, 2 पाई आर साइन थीटा, और उसको इसकी थिकनेस, थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा, उससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया मेरे लिए, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप आ गया, ऑफ दिस रिंग आ गया। क्लियर है, राइट। नाउ E into area, that is 2 pi into r sin theta into r d theta into cos theta की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 2। देखो इस क्वेश्चन को, ये मेथड 3, इसको मेथड 3 बोलो, इस मेथड से नहीं करना, इसको करना इसको मेथड 1 एंड मेथड 2 से ही है। बस जस्ट एक तुमको एक आइडिया दे रहा हूं, एक दिखा रहा हूं ये चीज कि वो क्यों हमारा वो ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर नहीं बनता, और क्यों वो ई पाई आर स्क्वायर बनता। अगर मैं पूरी इंटीग्रेशन करके देखूंगा क्यों वो ई पाई आर स्क्वायर बना, क्योंकि ऐसा हो गया ना कि देखो जो हमारी फील्ड लाइंस थी उसमें से हमारा कुछ फील्ड लाइंस का कंपोनेंट तो कट चुका है, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ वर्टिकल वाला बचता है, जिसके चलते हम लोग डायरेक्टली ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर नहीं कर सकते, बिकॉज एंगल एक वेरिंग क्वांटिटी थी। इंटीग्रेट करोगे अपने आप देखना, ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, अपने आप ई इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, करके देखते हैं। 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ठीक है जी। अब यहां से ना क्या करो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, ई ए कांस्टेंट गिवन है, 2 पाई आर आर, ये कांस्टेंट। एक काम कर रहा हूं मैं ना, 2 को बाहर नहीं निकाल रहा, 2 को बाहर नहीं निकाल रहा, वो समझ आ जाएगा क्यों नहीं निकाल रहा हूं। चलो ई को बाहर निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, इतना तो मैं निकाल रहा हूं बाहर। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वो क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 2। अब देखना, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और लिमिट्स क्या डालनी है, 0 से पाई बाय 2, ठीक है जी। तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर, माइनस अभी के लिए मैंने यहां पे रख दिया। जब तुम पाई बाय और 2 को भी बाहर निकाल लो, अंदर बचा सिर्फ cos 2 थीटा। जब तुम यहाँ पे 2 डालोगे, पाई बाय 2 डालोगे, तो क्या बचेगा, cos पाई, cos पाई कितना होता है, -1, माइनस जब 0 डालोगे तो cos 0 1 बनेगा, -1 -1, तो -2 2 भी कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, तो आंसर कितना रहेगा इवेंचुअली, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेम आंसर बन गया कि फाई जो है क्लोज सरफेस से इतना बनता है। तो सेम चीज इंटीग्रेशन भी बोल रही है कि ई इंटू पाई आर स्क्वायर, बट कोई फायदा नहीं है ऐसे करने का। सेम चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग फ्लूइड चैप्टर में भी हमने ये चीज निकाली, याद है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते थे फ्लूइड चैप्टर, तो सेम चीज वहां पे भी थी कि प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, रादर देन इंटीग्रेट करने के, यू कैन सिंपली से कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास करेगा, जितना हमारे इस प्रोजेक्टेड एरिया के थ्रू, और दिस इफेक्टिवली इज द प्रोजेक्टेड एरिया ओनली, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।
ठीक है, मेथड 1 में लिख भी लेना वहां पे प्रोजेक्टेड एरिया, वी कैन लुक सिंपली द प्रोजेक्टेड एरिया। आगे बढ़े, कर रहे हो क्या, करो जल्दी कर लो। करा तो था। ओके चलो, तो नेक्स्ट चीज, तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं फील्ड थ्रू इन्फिनाइट शीट बाय गॉस लॉ। इन्फिनाइट शीट, ठीक है, तो इन्फिनाइट शीट के केस में हमने फील्ड निकालना सीखा था। इफ यू रिमेंबर हमने वहां पे कैसे किया था, सबसे पहले एक सर्कुलर डिस्क को सॉल्व किया। सर्कुलर डिस्क के लिए हमारा रिजल्ट बन के आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा हमने बोल दिया अगर इन्फिनाइट शीट हो जाएगी तो कॉस अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके चलते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारी फील्ड बन के आती है इन्फिनाइट के लिए। एंड गॉस लॉ से हम लोग सिर्फ इन्फिनाइट वाला केस ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगेन अगर फाइनाइट हो गया तो मेरे लिए गॉस सरफेस सिमेट्रिकल बन नहीं पाए। तो नाउ आई वांट टू फाइंड द फील्ड एट अ डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस, क्योंकि गॉसियन, क्योंकि हमारा इन्फिनाइट शीट है तो वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि ये शीट इतनी बड़ी है, मैं चाहे 2-4 किलोमीटर भी आगे पहुंच जाऊंगा, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ओके नाउ मुझे यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो इस फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो तुम यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सरफेस आर पार एक सिलेंडर कर दो इसके। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिलेंडर ही लेना है, तुम एक क्यूबॉइड भी ले सकते हो, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन का एक बॉडी बना सकते हो सिमेट्रिकली, उधर भी इतना इधर भी इतना, बीच में से प्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे देखो अगर यहाँ फील्ड चाहिए, मुझे सबसे पहले क्लोज तो करना पड़ेगा सरफेस को, और क्लोज इस तरह से करना पड़ेगा ताकि इसका कुछ हिस्सा उसके अंदर भी चले जाए, राइट। और वो फिर आर पार हमने एक सिलेंडर कर दिया, तो कितना हिस्सा अंदर जा चुका है, इसका एक सर्कुलर हिस्सा अंदर जा चुका है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। एंड हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी, ओके। एंड हमने एक ए एरिया का, हमने एक इमेजिनरी जो एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस लिया है उसका एरिया ए है, सही है। नाउ तो हमको यहां पे निकालना है जितना भी इसके थ्रू फ्लक्स है। अब ध्यान से देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जी। यहां पे फील्ड इधर जाएगी और एरिया भी इधर जाएगा। क्लोज्ड के लिए, क्लोज सरफेस के लिए फील्ड जो एरिया होता है वो हमेशा आउटवर्ड जाता है। तो यहां पे जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, ई इंटू एरिया, और इसका भी फ्लक्स कितना बनेगा, ई इंटू एरिया, सही है। लेकिन इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो फ्लक्स बनेगा। क्यों जीरो बनेगा, बिकॉज हमारा एरिया तो ऊपर है, परपेंडिकुलर है, एरिया तो हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन फील्ड हमारी राइट होने के कारण वो सारे एरियाज के परपेंडिकुलर है फील्ड, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो बन जाएगा। तो हमारी सिर्फ कर्व से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये राउंड, ये सर्कुलर पोर्शन से मिलेगा। EA प्लस EA इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा Q, Q एंक्लोज। और Q एंक्लोज कितना होगा, ध्यान से देखते हैं, ये हमारा Q एंक्लोज है, विच इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया।
ए क्रॉस सेक्शन का हमने सर्कल लिया हुआ है, सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पे फील्ड कितनी बन गई 2EA, ए कट जाएगा तो हमारे पास E कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो जो काम हमने 2 पेज लगा के किया था, हमने पहले पूरा पूरा सर्कुलर डिस्क सॉल्व किया, फिर जाके हमने पूरी पूरी इंटीग्रेशन करी थी, वहां पे अच्छी खासी इंटीग्रेशन थी, फिर जाके हमने स्पेशल केस यहाँ पे सॉल्व किया था, तो जो हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो क्या आंसर आया हमारा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? एंड फिर से बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि सिलिंड्रिकल लेना है, तुम क्यूबॉइड भी ले सकते हो, बस वो एरिया मैटर करता है ना इवेंचुअली, ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया, वो फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर कैसा दिखता है, चाहे हेक्सागोनल भी ले लो, हेक्सागन क्रॉस सेक्शन ले लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। डन है? समझ में आ गया सबको? नोट हो गया? आगे बढ़े, चलो आगे। अब हम देखने जा रहे हैं स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज। हेडिंग बना लो, स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज। स्फेरिकल सिमेट्रिकल वॉल्यूम चार्ज। देखो, हमने स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस चार्ज देखा थोड़ी देर पहले, राइट? और उसमें क्या देखा कि इनसाइड फील्ड 0 थी, पर आउटसाइड चले जाते थे, एक पॉइंट मास की, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाता था, Q अपॉन 4πε0r²। अंदर फील्ड 0 थी। अब इस बार हमारे पास वो सरफेस चार्ज ना होके वॉल्यूम चार्ज है। ठीक है जी, कि मेरे पास यहाँ पे एक वॉल्यूम चार्ज है, चार्ज हमारा इंटायर सिलेंडर के अंदर, स्फीयर के अंदर भरा हुआ है। इट्स नॉट जस्ट ऑन द सरफेस बट इन द इंटायर वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आ रही है? और चार्ज डेंसिटी हमको मान लो दे रखी है रो दे रखी है, ठीक है, और रेडियस इसका दे रखा है आर दे रखा है स्फीयर का। और अगर मुझे कोई पूछे कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना कंटेन्ड है, आई विल सिंपली से दैट टोटल चार्ज कंटेन्ड इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इतना इसके अंदर चार्ज कंटेन्ड है, राइट? अब मुझे निकालनी है फील्ड, निकालनी है, आई वांट टू फाइंड फील्ड। अब फील्ड अगेन 2 केसेस बनेंगे, एक इनसाइड द स्फीयर, एक आउटसाइड द स्फीयर। बिल्कुल वही ग्रेविटेशन वाला काम है कि अर्थ के अंदर फील्ड कितनी होती है, अर्थ के बाहर फील्ड कितनी होती है। शायद तुमको याद भी होगा, अंदर GMR/r³ बनता था, इसी तरीके से बनता था, yes. और बाहर जाते थे वो अगेन पॉइंट मास की तरह बिहेव करता था, GM/r²। सेम कहानी यहां पे भी होने वाली है कि अगर मुझे किसी ने बोला कि R<R के लिए चाहिए रिजल्ट, दैट इज यहां से स्मॉल r डिस्टेंस विच इज लेस देन r, मतलब इनसाइड चाहिए, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस पूरा करना। E इंटू एरिया, कितना एरिया है गॉसियन सरफेस का, 4πr², इतना एरिया है, इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, इन एंक्लोज, इसके अंदर हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ चुका है, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर। ध्यान से कैपिटल आर में डाल देना, स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये क्लियर है? ठीक है, 4πr², 4πr² से पावर काट लेता हूं, तो क्या बचा मेरे पास, फील्ड इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये बन चुका है। अगर चाहते हो कि सर रो के को हम क्यू के टर्म्स में डाल देते हैं, यू कैन पुट दैट, वोंट मेक मच डिफरेंस, तुम ऐसा भी डाल सकते हो, क्यू अपॉन 4/3 पाई r³, है ना, और साथ में क्या लग जाएगा, r/3 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है ही, तो 3 से 3 कैंसिल होके, तो यू कैन ऑल्सो से
क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तुम ऐसा भी बोल सकते हो, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, मतलब रो की जगह पे इफ यू वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ क्यू यू कैन पुट दैट आल्सो। ठीक है, डन है। अच्छा, फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं, आई कैन ऑल्सो से फील्ड इज सिंपली इक्वल टू रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? व्हाट डज दिस मीन्स इज कि हमारे पास अगर यहां पे मुझे फील्ड चाहिए तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आर वेक्टर क्या होगी? आर वेक्टर इधर है तो यहाँ पे फील्ड भी हमारी आर के अलोंग होगी, तो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर। ठीक है ना, कि फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन, वेयर आर रिप्रेजेंट द लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गई ये जो कहानी है ये तो। अच्छा, इनसाइड तो समझ में आ गया, अब बाहर का भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर मेरे पास r ग्रेटर देन r है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल। r ग्रेटर देन r, अब मेरा गॉसियन सरफेस देखो कैसा बनेगा। ये हमारा नॉर्मल सरफेस हो गया, कितने रेडियस का है? r रेडियस, कैपिटल R रेडियस का स्फीयर है। अब मुझे चाहिए आउटसाइड द स्फीयर, चाहिए मुझे फील्ड यहां से स्मॉल r के ऊपर चाहिए, तो इस बार मेरा गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस, अब मुझे चाहिए फील्ड यहां पे, आई वुड सिंपली से E into area of the Gaussian surface, that is 4 pi r square is equal to charge enclosed। अब तो सारा चार्ज ही अंदर आ चुका है। देखो यहां पे तो इतना सा ही चार्ज लेना था, लेकिन जब मैं बाहर पहुंच जाऊंगा तो सारा स्फीयर ही अंदर जा चुका है, तो एज अ होल मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली क्यू ही डाल सकता हूं, या फिर ये डाल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड कितना आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि एक बार तुम स्फीयर के बाहर चले जाओ तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर। तो मतलब चाहे हमारा हॉलो स्फीयर हो चाहे हमारा सॉलिड स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड हमारी एक पॉइंट चार्ज की फील्ड ही बन जाती है बाहर जाके। तो मतलब सेम अगर तुम्हारे पास क्यू कैरी करने वाला हॉलो स्फीयर भी होता फिर भी फील्ड यहां पे उतनी होती, बोथ विल जस्ट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज वंस वी आर आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर मुझे यहां पे ग्राफ बनाना हो, ग्राफ देखते हैं, तो E वर्सेस R का ग्राफ। तो पहले तो हमारा देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है कि हमारी जो फील्ड है वो R के साथ कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली वेरी कर रही है। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा E हमारा लीनियरली बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? और उसके बाद आर स्क्वायर, वो तो जैसे हमने हॉलोस्फीयर में भी देखा था। उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। ग्रेविटेशन में भी सेम बनाते थे, वो बस नीचे बना देते थे क्योंकि वहां पे फील्ड को नेगेटिव मान के चलते थे हम लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ई और आर का ये मेरा ग्राफ बन गया। हॉलो के केस में क्या था? ये तो सेम था, बस फर्क क्या था? ये जो लाइन थी वो जीरो थी, बस इतना ही फर्क था, है ना। एंड ये कितना बनेगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसमें जो ग्राफ है ना वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि टूटता नहीं है, जहां पे ग्राफ है ना, यहाँ पे गए कॉन्टिन्यूअसली ग्राफ गया, वहां पे टूट गया था ग्राफ, टूट के मतलब एकदम से जंप आ गया था, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, वहां कॉन्टिन्यूअस नहीं था। ठीक है, ओके। चलो तो आज का एक आखिरी क्वेश्चन करना, अभी कर रहे हो क्या? नोट हो गया सबका? सबका हो गया नोट? तो आज का बस एक आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रैप अप द क्लास।
तो हमारे पास यहां पे एक स्फीयर था, वॉल्यूम चार्ज वाला स्फीयर था, उसमें ना मैंने एक कैविटी कर दी, स्फेरिकल कैविटी कर दी, है ना, मतलब एक स्फीयर में से एक छोटे स्फीयर को बाहर निकाल दिया, वो खोखला हो गया अंदर से, तो चार्ज हमारा सिर्फ इतने रीजन में रह गया। मतलब बाकी सारे रीजन में चार्ज है अभी भी, लेकिन यहां से खोखला हो चुका है। ठीक है? मान लो इसका सेंटर ओ बोल देते हैं, इसका सेंटर था ओ डैश। हमको बोला गया है कि एट सम पॉइंट पी विच इज इनसाइड द कैविटी, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर मुझे फील्ड बतानी है। ओके, एंड हमको चार्ज डेंसिटी इसकी मान लो दे रखी है रो, रो इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व कैसे करना है कि तुम्हें इस पी पॉइंट के ऊपर ओरिजिनल देख लो कि जब तुमने कैविटी नहीं करी थी तो कितनी फील्ड थी, है ना, और इसके चलते जितनी फील्ड है उसको माइनस कर दो बस। सेम हम लोग रोटेशंस में भी करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में। मैं तुमको बोलूंगा कि इस एक बॉडी का मोमेंट ऑफ, कटी हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या करते हो, पहले पूरे का निकाल लिया, फिर उसमें से वो जो काट दिया पोर्शन उसका माइनस कर दिया। दिस इज द मोस्ट नॉर्मल थिंग जो तुम कर सकते हो, कि जो पार्ट तुमने हटा दिया उसकी फील्ड भी हटा दो वहां से, बस बाकी बची हुई मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले पूरे स्फीयर के चलते, कि अगर मेरे पास ये कभी कटा ही ना होता पोर्शन, तो उसके चलते इस पी पॉइंट पे फील्ड देखते हैं किधर जाती है। तो इस पी पॉइंट पे फील्ड यहां से इस डायरेक्शन में जाती है, राइट, हमें पता है ना, सेंटर टू सेंटर। और वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता, वो मैग्नीट्यूड भी ध्यान से देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता रो इनटू ओपी वेक्टर, आर वेक्टर बोलते हैं ना हम लोग, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आर वेक्टर कितना है यहां से, ओपी वेक्टर, ये आर है हमारा। अभी मैं कैविटी को लेके नहीं आ रहा हूं पिक्चर में, कैविटी जब नहीं है यहां पे, पूरे पूरे के कारण इतना है ना, फील्ड एट पी इतनी होती अगर कैविटी ना होती, और कैविटी करने के बाद मुझे माइनस कर देना है, माइनस करना पड़ेगा मुझे जो कैविटी का था। अब कैविटी के चलते फील्ड कितनी होगी, जो कैविटी कैविटी है, बाकी ये भूल जाओ। इसके चलते अगर यहां जो पॉजिटिव चार्ज था पहले, तो उसकी फील्ड किधर थी, उसकी ओ डैश पी में थी। जैसे पूरे की किधर थी, ओपी में, जो कैविटी की किधर है, ओ डैश पी में। तो माइनस रो इंटू ओ डैश पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई है ना, एकदम क्लियर है। अब मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग फील्ड। बस अब ध्यान देना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फील्ड, तो इन दोनों की जब सब्ट्रैक्शन, कैसी सब्ट्रैक्शन होगी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगी। तो आई विल सिंपली से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो ले लो कॉमन, अंदर बचेगा ओपी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर। ठीक है, और क्या मैं ओ डैश पी वेक्टर को माइनस पी ओ डैश वेक्टर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये तो होता ही है ना, लिख सकता हूं ना, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं। तो आई कैन राइट दिस थिंग एज, आई कैन राइट दिस थिंग एज माइनस ऑफ पी ओ डैश वेक्टर। तो मेरे पास क्या बन गया, आई हैव लेफ्ट विद दिस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर प्लस पी ओ डैश वेक्टर। अब तो वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ याद आ रहा होगा सबको, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि देखो जी, ओपी वेक्टर प्लस पीओ डैश वेक्टर, जब दो वेक्टर्स अलोंग द लाइन हो तो जो तीसरे उनका सम कैसे मिलता है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओ से स्टार्ट करके, मतलब पहले वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जब मैं ज्वाइन करता हूं, ये ओ ओ डैश वेक्टर क्या दे देगा, इनका सम। सो दिस इज नथिंग बट ओ ओ डैश वेक्टर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर। इज दिस क्लियर?
ठीक है, तो ओ डैश वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड इनसाइड द कैविटी किस पे डिपेंड कर रही है? रो पे। चलो ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कांस्टेंट्स हैं। ओ डैश वेक्टर मतलब सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है बिटवीन द कैविटी एंड द ओरिजिनल स्फीयर, उसके बीच में डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फील्ड यहां पे पी पॉइंट पे, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि पी है कहां पे। पी पॉइंट को चाहे मैं यहां बना दूं, पी पॉइंट को चाहे मैं यहां बना दूं, चाहे यहां बना दूं, मतलब हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द कैविटी, कैविटी के इनसाइड कोई भी एक पॉइंट ले लूं, हर जगह पे फील्ड की वैल्यू सेम है। ये समझ में आ गया? क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। फील्ड की मतलब डायरेक्शन भी सेम है। मतलब मैं तुमसे पूछूं यहां फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मतलब तुमको मैं पूछूं तो ध्यान से देखना, मैं तुमको बोलता हूं कि पी पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तुम बोलोगे कि सर अलोंग ओ डैश वेक्टर, इधर है फील्ड, इस पे भी इधर है, इस पे भी इधर है, इस पे भी इधर है, मतलब इवेंचुअली फील्ड की डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इज पैरेलल टू ओ डैश वेक्टर। समझ में आ गया सबको? ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि ओ डैश वेक्टर की सिर्फ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, ओरिजिनल स्फीयर एंड द कैविटी यू हैव मेड, सिर्फ उसके बीच में जो डिस्टेंस है और जो उसकी डायरेक्शन है, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा कि फील्ड कितनी है कैविटी के अंदर। हर पॉइंट पे सेम फील्ड होगी। और बाय चांस अगर इसका और इसका सेंटर कोइंसाइड कर जाए, मतलब मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, इसके अंदर मैंने सेंटर पे ही मैंने कैविटी कर दी, स्फीयर के सेंटर को ही मैंने कैविटी का सेंटर ले लिया। अब अगर मैं तुमको बोलूं ना कभी कि यहां फील्ड कितनी है, यहां फील्ड कितनी है, यहां फील्ड कितनी है, यहां फील्ड कितनी है, हर जगह पे फील्ड कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ओ डैश मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया? 0। तो फील्ड एवरीवेयर विल बी 0। और 0 वो तो तुम फिर गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हो। क्यों सर? यहां तो हम लोग वो अपना गॉसियन सरफेस ही बना लेंगे ना, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है, अंदर को चार्ज नहीं है तो फील्ड 0 होगा। लेकिन यहां तुम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। अगर तुम सोचो कि सर यहां गॉस लॉ लगा लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है, लगाना नहीं है वहां पे गॉस लॉ। समझ में आई? कि तुम बोलो कि सर एक काम ना कर लें, यहां गॉसियन सरफेस बना देते हैं, नहीं, क्योंकि फील्ड इधर है हर पॉइंट पे, लेकिन एरिया वेक्टर अलग अलग हैं, कॉस अलग, थीटास अलग हैं, तो गॉस लॉ नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन में फील्ड निकालनी है तो सिंपली पूरे की फील्ड माइनस उसकी कैविटी की फील्ड, बस। ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई सब। तो मेन चीज ये है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू ओ डैश वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड में भी ओ है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर आएगा। और अगर कैविटी सेम सेंटर ही हो गया कैविटी का ओरिजिनल स्फीयर के, तो फील्ड 0 हो जाएगी हर पॉइंट पे। क्लियर है? ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल कर लेते हैं इस चीज का, ताकि और पक्के से हो जाएगा ये कंसेप्ट। नोट कर रहे हो कि हो गया? हो गया नोट? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो एक एग्जांपल जल्दी से और देख लेते हैं। अबे यार, क्या किया मैंने? नहीं, कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ तो। ठीक है जी, तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं, नहीं लग रहा ना? अरे वो मुझे थोड़ा सेंटर तक लेके जाना है मुझे इसको। ठीक लग रहा है। क्या इसको सेंटर मान सकता हूँ? हाँ, ठीक है। चलो, ये मेरे ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है और ये हमारे कैविटी का। ठीक है जी, तो ये O हो जाएगा, ये O डैश है, राइट। एंड रो हमको यहाँ पे दे रखा है, रेडियस इसका R ले लेना पूरे स्फीयर का, तो ऑब्वियसली छोट कैविटी का कितना हो जाएगा? R/2 रेडियस हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, तो एक तो क्वेश्चन ये है, फाइंड फील्ड एट एनीवेयर इनसाइड द कैविटी। मान लो मुझसे पूछा गया कि फील्ड यहां पे कितनी है, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? सिंपली आई वुड से फील्ड एट पॉइंट P is going to be rho
ओ डैश वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर चढ़ा दो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, अच्छा ओ डैश, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r/2, राइट। सो आंसर इज रो इंटू r/2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रो r अपॉन 6 एप्सिलॉन। समझ में आ गया। और फील्ड की डायरेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो किधर होगी, इसके पैरेलल। ये हमारा ओ डैश वेक्टर इधर जा रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। प्लीज मेक श्योर ये मत बोल देना कि रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, ओके। मतलब इफेक्टिवली फील्ड इधर पैरेलल टू ओ डैश वेक्टर। यहां अगर पूछी होती आंसर वुड हैव बीन सेम इन दिस डायरेक्शन, यहां पूछी होती इन दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन। क्लियर है। तो इनसाइड निकाल लिया, एक वन लास्ट थिंग आउटसाइड निकाल लो जल्दी से, बस इसके बाद नहीं, 2-3 बार हो गया वन लास्ट करते करते, अब नहीं, अब फाइनल ये लास्ट है, ठीक है। अब मैं धोखा नहीं दूंगा, चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बाहर निकालते हैं। ये क्या बनाया है, ये कैसी कैविटी बनाई है? चलो भाई, तो एक मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। मान लो पूछा गया हमको यहां फील्ड निकालने को, लेट्स से इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ कैविटी, मुझे ए पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है। प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस क्या होगा कि पूरे के कारण पहले देख लो ए पे कितनी थी फील्ड, उसमें से कैविटी वाली की फील्ड माइनस कर दो। लेकिन इस बार ये रो आर वाला एक्सप्रेशन नहीं यूज होगा, वो तो इनसाइड होता था। आउटसाइड तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। पहले इस पूरे स्फीयर, बिफोर कैविटी करने से पहले पूरे स्फीयर के कारण यहां फील्ड निकाल दो, फिर कैविटी कैविटी की यहां फील्ड निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो, और आउटसाइड वाला रिजल्ट यूज करना है इस बार, है ना। तो जल्दी से लिखो, फील्ड एट ए, ई एट ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जल्दी लिखो। पांच मिनट किसको लेना है, ओके पांच। क्या कर रही हो, आउटसाइड निकालना है ना, आउटसाइड द स्फीयर, फिर से तुम रो आर वाला बाय 3 एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हो, ये एक्सप्रेशन थोड़ी यूज होगा, ये तो इनसाइड द स्फीयर का एक्सप्रेशन है ना, आउटसाइड सिंपल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वाला यूज होगा। पहले पूरे स्फीयर का चार्ज देखो कितना है ना, उसके अकॉर्डिंगली निकालोगे।
चलो देखते हैं। तो पूरे स्फीयर के चलते आई वुड सिंपली से q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से r कितना होगा, इस पूरे स्फीयर से कितना डिस्टेंस है, r प्लस r/2 का स्क्वायर, राइट। और q कितना है, q देखो रो इंटू 4/3 कैपिटल R। क्या ये समझ में आ गया? टोटल का चार्ज रो इंटू वॉल्यूम अपॉन 4πε0 r प्लस r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस क्या करना है हमको, दैट इज जो हमारा कैविटी के कारण जो है हमारे पास, राइट। अब कैविटी के कारण कितना होगा, तो कैविटी के अंदर चार्ज कितना है, रो इंटू 4/3 r/2 का क्यूब, है ना। इतना चार्ज था कैविटी के अंदर, अपॉन 4πε0 r प्लस r/2 की जगह आप क्या लिखेंगे, सिंपल r, स्मॉल r, क्योंकि कैविटी से स्मॉल r का डिस्टेंस है r स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। जो भी निकल के आएगा दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखेंगे एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इफ यू वांट टू रिवाइज, तुम ग्रेविटेशन को रिवाइज करके आ सकते हो पोटेंशियल टॉपिक को। ठीक है, इजी है, आराम से समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं।